तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिएक्ट का कोडिंग पार्ट। ओके, और हम देखेंगे कि हम रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करें। अलग अलग मेथड्स हम देखेंगे रिएक्ट में, जैसे कॉमन मेथड जो होता है हमारा CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड वीट हम देखेंगे वो क्या होता है। और नेक्स्ट जेएस का सेटअप हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन हम उसके बारे में समझेंगे कि उसमें क्या होता है, ठीक है। और मैनुअल वेब पैक उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, और NPM वर्सेस NPX इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो भाई सब लोग बैठ जाओ, बस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो जो रिएक्ट है भाई वो एक बार ही सीख लो, बस उसको हम फिर काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिएक्ट नेटिव होगी हमारी वेब एप्लीकेशंस में, नहीं रिएक्ट नेटिव होगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं हम। रिएक्ट 360 हम VR एप्लीकेशंस, वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस, और रिएक्ट डेस्कटॉप हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट को। तो एक बार ही सीख लो बस, फिर बस भाई कहीं भी यूज़ कर लो, ठीक है, कितने भी यूज़ कर लो भाई। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम ये 3 मेथड जो है ये मेनली तो हमारे ये 2 ही मेथड काम आते हैं, वीट हो गया और नेक्स्ट जेएस हो गया। मैनुअल और वेब पैक जो मेथड है हमारा वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी हमारे पास कंट्रोल होता है हमारी एप्लीकेशंस कैसे काम करेगी कॉन्फ़िगरेशंस के मामले में, ठीक है। आगे हम काफ़ी देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। तो CRA जो है हमारा उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो CRA क्या चीज़ है? CRA एक क्लासिकल मेथड है रिएक्ट ऐप्स को बनाने के लिए, जो कि रिएक्ट टीम ने हमको दिया हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करता है ना, वो सारा प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है इसमें, ठीक है, CRA में। और ये बिगिनर फ्रेंडली है, ऊपर से बता रहा हूँ तो। और वीट का अगर हम देखें तो वीट एक मॉडर्न बिल्ड टूल है, ठीक है, वीट, जो कि काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमको देता है। और जो रिएक्ट ऐप जो कि वीट से बनाए गए हैं वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट होते हैं, और हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट उनमें भी होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे HMR क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और बिल्डिंग, जिसमें हम सर्वर साइड रेंडरिंग, हम अगर हमको SSR या फिर SSD जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो सब क्रिएट करने के लिए हमको नेक्स्ट जेएस में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी कमांड जो होती है वो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। अगर अपने को जिस फोल्डर में हमने ओपन किया हुआ है उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो माई ऐप कर लो। अगर उस फोल्डर में ही करना है तो माई ऐप को हटा के डॉट लिख दो, तो फिर उसी फोल्डर में हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और वीट होती है हमारी npm क्रिएट वीट @latest माई ऐप। तो आप देखो मैंने यहाँ पे npx यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने npm यूज़ किया है, यहाँ पे npx। तो भाई npx और npm क्या चीज़ होती है ये भी हम आगे जाके देखेंगे, और इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इंटरनल वर्किंग में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें स्टोरेज वाइज और एग्जीक्यूशन वाइज कैसे डाउनलोड करती है ये फाइल, कैसे फाइल्स डाउनलोड होती है हमारी, ठीक है, इन दोनों वेज में। तो वो मैं भी बताने वाला हूँ आपको। और फिर आ गया भाई हमारा मैनुअल वेब पैक। तो मैनुअल वेब पैक में हमारा जो ये है ये थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसमें हमारे पास फुल कंट्रोल होता है, और ये मतलब इसमें अपने को हर डिपेंडेंसी खुद इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये मतलब अपने को थोड़ी अगर काफ़ी फास्ट अगर अपने को बनानी हो ना एप्लीकेशन, तो हम उतना ही कुछ डाउनलोड करते हैं इसमें जितना कि हमारा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हम एक्स्ट्रा में डाउनलोड नहीं करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये मैनुअल और वेब पैक, ठीक है। तो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है भाई इसमें। अगर आपके पास टाइम है, महीनों हैं या फिर थोड़े दिन हैं आपके पास, अगर थोड़े आप काफ़ी अच्छी है, अगर प्रोडक्शन लेवल वाइज बोलूँ या फिर इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है ना, तो वेब पैक में, मैनुअल वेब पैक में आप बना सकते हैं। तो बड़ी कंपनी जैसी में बनाती है, खुद से बनाती हैं, ठीक है। ओके, तो भाई अब थोड़ा हम डिटेल डिफ्रेंशिएशन करते हैं सबके बारे में। जैसे कि मैंने इसमें बताया था, मैनुअल और वेब पैक में हमारा फुल कंट्रोल होता है, कस्टमाइजेबल, एवरीथिंग इज हियर वी कैन कस्टमाइज, ओके। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम इन तीनों के बारे में देखेंगे मेन डिफरेंस इनमें क्या है। और भी हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, कुछ और फ्रेमवर्क्स हैं या फिर और टूल्स हैं, ठीक है, पर उनके बारे में हम नहीं देखने वाले। मेनली जो हम यूज़ करेंगे, जो हम रियल लाइफ में या फिर कंपनी में अगर आप जाओगे तो वीट और नेक्स्ट जेएस, ठीक है, ये 2 ही आप यूज़ करोगे। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें सिर्फ आप रिएक्ट यूज़ करना चाहते हो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, बैक एंड के लिए नहीं, तो आप वीट में बनाओ, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट जेएस, अगर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी चाहिए तो आप नेक्स्ट जेएस में जा सकते हो, जो कि आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों प्रोवाइड करती है। तो भाई वीट जैसे मैंने बताया काफ़ी लाइट है, तो इसका सेटअप टाइम काफ़ी क्विक होती है। सो सेटअप टाइम, बिल्ड स्पीड, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ये तो पता ही होगा, SEO स्पॉट मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। स्केलेबिलिटी ये आपको पता होगी, ठीक है। तो इन चारों के बारे में बात करते हैं। सेटअप टाइम क्या होता है, बिल्ड स्पीड क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन और हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। तो भाई हमारा सेटअप टाइम होता है ये, मतलब जैसे इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज,
ठीक है। तो वो जो जितना भी टाइम लगता है, ओके, मतलब जैसे रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डोम होगी, और कॉन्फ़िगरिंग जैसे बिल्ड टूल या फिर प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स, उन सबको सेटअप करने में, डेवलपमेंट तक जाने तक उतना जो टाइम होता है वो हमारा सेटअप टाइम होता है, ठीक है। तो सीआरए में जैसे ये सब प्री कॉन्फ़िगर्ड आते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें कम होता है, और वीट में तो और भी ज़्यादा कम होता है क्योंकि इसका लाइट वेट नेचर है। मैनुअल वेब पैक में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, ओके। ईच डिपेंडेंसी हमको मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ती है। और भाई जो बिल्ड स्पीड होता है वो, जो हमारा डेवलपमेंट टूल्स होते हैं ना, जैसे वीट हो गया, वेब पैक हो गया, वो कितना जल्दी जो हमारे जो सोर्स फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट होगी या फिर सीएसएस होगी, उनको जो ब्राउजर जिस फॉर्मेट में समझता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उस टाइम को हम बोलते हैं बिल्ड टाइम, बिल्ड स्पीड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिल्ड स्पीड। और अगर हम लोकली अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो जैसे ड्यूरिंग डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम, तो जो स्पीड होती है ना हमारी, हमने कुछ चेंज किया तो उसको रिफ्लेक्ट करना ब्राउजर में, तो वो जो टाइम होता है वो हम बोलते हैं उसको बिल्ड स्पीड। और अगर डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें या फिर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे कोड को कंपाइल करना, ठीक है, और उन जो फाइल्स होती हैं उनको बंडल करना, ठीक है, जो ब्राउजर जिसको समझता है, बंडल्स में तो जाते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो वो जो टाइम होता है वो हमारा बिल्ड स्पीड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि अगर बिल्ड स्पीड अगर कम है, ठीक है, तो बिल्ड स्पीड कम है, ओके, स्पीड कम है, तो मतलब जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं हो पाएगी, ठीक है। बिल्ड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए हमारी, तो प्रोडक्टिविटी उससे इंप्रूव होती है, और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में भी हमको काफ़ी मदद मिलती है उसमें, ओके। तो जो वीट होती है हमारी, वो ईएस बिल्ड टूल होता है, वो उसको यूज़ करती है, ठीक है, ईएस बिल्ड उसको यूज़ करती है। और जो सीआरए होता है हमारा, वो मतलब थोड़े पुराने टूल्स यूज़ करती है, तो उसका थोड़ा कम होता है, और नेक्स्ट में भी फास्ट होता है, क्योंकि ये भाई काफ़ी काफ़ी मतलब ऑप्टिमाइज्ड जो बोल सकते हो स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो बोल सकते हो, वो नेक्स्ट जे है, ओके। उसके बारे में ओके, अब हम बात करते हैं हॉट मॉड्यूल रीलोड या फिर हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, एक ही चीज़ है ये। तो ये क्या चीज़ होती है? तो ये भाई एक फीचर है, ये हमें एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं, जो कि प्रोवाइड किया जाता है बिल्ड टूल्स जैसे वीट हो गया या फिर वेब पैक्स हो गए। वो क्या करता है, जिसमें अगर हमको रिक्वायर है ना, बस उसी को अपडेट करता है ये हमारे ब्राउजर में, ठीक है। तो पूरे पेज को ये रिलोड नहीं होने देता, तो ये उसको हम बोलते हैं हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। जो चेंज हुआ है ना, जो वर्चुअल डोम में जो चीज़ चेंज हुई है वो ही रियल डोम में रिफ्लेक्ट होगी। रियल डोम में पूरा पेज रिलोड नहीं होगा, तो हम उसको बोलते हैं, या फिर हॉट मॉड्यूल रिलोड भी बोल सकते हो भाई, कोई बात नहीं, ओके। जैसे कि थोड़ा मैं और अगर डिटेल में जाऊँ, तो जैसे रिएक्ट का कोई कंपोनेंट अगर आपने चेंज किया है, किसी पेज में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, तो सिर्फ वही कंपोनेंट्स आपका चेंज होगा, मतलब रिलोड होगा, ठीक है, बाकी पूरा पेज रिलोड नहीं होगा। तो ये इंटरनली अगर मैं बात करूँ, इंटरनली कैसे काम करती है, तो एचएमआर कैसे काम करती है पता है? ये मतलब जो जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स होते हैं ना, जिसमें मैं बोल सकता हूँ रिएक्ट कंपोनेंट्स हो गए, स्टाइल्स होगी, तो वो क्या करता है, वो ब्राउजर में स्वैप करता है, ठीक है। जो डायनेमिक्स स्वैप करता है ये ऊपर से, जो डायनेमिक स्वैप का मतलब आपकी ऐप जो है ना वो बंद नहीं होगी, ठीक है, तो वो चलती रहेगी, और आपकी जो स्टेट है, बाकी कंपोनेंट्स या फिर जो भी है वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है? ये रिएक्ट यूज़ करती है वर्चुअल डॉम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो कि कंपेयर करती है और रीरेंडर करती है ओनली द नेसेसरी पार्ट्स, ठीक है, समझ में आ गया? कोई बात नहीं। आप देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई सेटिंग, जो हम सेटिंग करते हैं ना हमारे प्रोजेक्ट की, जिसमें हम टूल्स, प्लगइन्स या फिर और भी हम, जैसे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड कैसे होगा, रन कैसे होगा, या फिर कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, ओके। कैसे प्रोसेस करनी हमारी जावास्क्रिप्ट है, जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट अगर हमने यूज़ किया है, या फिर टेलविन सीएसएस या फिर और लाइब्रेरी हमने कोई यूज़ करी है, ओके, तो उन सब में हम, वो सब कॉन्फ़िगरेशन में आती है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें जो है ना सीआरए में हमारी ये जीरो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है हमारी, जो रिएक्टिव है ना उसने पहले से ही बना रखी है, तो हम इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। वीट में हमको थोड़ी मोटी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, नेक्स्ट जेएस में फ्लेक्सिबल है, ओके। और ये सब तो भाई है को फुल्ली कस्टमाइजेबल, इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन में बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कोड स्प्लिटिंग होगी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर जब हम प्रोडक्शन लेवल पे अगर बात कर रहे होते हैं। तो जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो अफेक्ट करती है किसको? हमारी ऐप की परफॉर्मेंस को, डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस को, और हमारी स्केलेबिलिटी को, ओके। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर भाई किसी भाई ने अगर ख़राब बना रखी है ना, तो भाई बहुत गंदा काम होगा भाई उसमें, जैसे बिल्ड थोड़ा अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, तो भाई कुछ फीचर रह जाएगा उसमें जो कि काम नहीं करेगा, ओके। तो ऐसा ऐसा ही चलता है भाई इसमें। तो आप देख लो भाई सेटअप टाइम जो है वीट में काफ़ी कम होता है इसमें। जैसे अगर मैं थोड़ा और सेकंड्स में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि वीट में सेटअप टाइम काफ़ी फास्ट होता है ये, और ये मॉडरेट है हमारा, और ये भी मॉडरेट है, ये भी टाइम, यही तो टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्ड स्पीड इसमें काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि लाइट होता है, ठीक है।
इसमें स्लो है। और हॉट मॉड्यूल रीलोड, इसमें काफ़ी इंस्टेंट अपडेट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें डिसेंट, इसमें भी डिसेंट। एसईओ सपोर्ट इसमें पुअर है क्योंकि ये रिएक्ट है भाई। रिएक्ट जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे काम करती है इन ब्राउज़र। और इसमें एक्सीलेंट है क्योंकि ये सर्वर साइड रेंडरिंग हमको देती है। और स्केलेबिलिटी इसमें ग्रेट है ऐप्स के लिए क्योंकि ये फीचर हमको देता है, ठीक है, वीट में। इसमें ये मतलब थोड़े मोटे लोग यूज़ कर रहे हैं तो भाई अब सीआरए में भी बना सकते हो, बिगलर फ्रेंडली हो तो। और कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमल थोड़ी मोटी करनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हम बात करेंगे अभी npm एंड npx के बारे में, ठीक है। कुछ और भी हमको बात करनी है, जैसे वेब पैक क्या होता है, बाबेल क्या होती है, ओके। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलो कुछ और टर्म्स के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे वेब पैक क्या होती है, बाबेल क्या होती है, ES लिंक क्या होती है, ठीक है। ES लिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वेब पैक डेवलपमेंट सर्वर क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और अगर मैं थोड़ा वो बात करूँ ना, जैसे बिल्ड टाइम या फिर थोड़ा इनिशियल लोड टाइम के बारे में, ठीक है। तो सीआरए की जो एप्लीकेशन है वो उसका जो बिल्ड टाइम हम बोल सकते हैं 30 to 60 सेकेंड्स। और वीट का जो हम बोल सकते हैं 2 से 5 सेकंड में भी रेडी हो जाती है। और नेक्स्ट जेस 10 से 20 सेकंड लगती है, ठीक है। और लोड इनिशियल लोड टाइम क्या होता है, तो जो सीआरए में है ना इनिशियल लोड टाइम वो 2-3 सेकंड है, वीट में 1-2 सेकंड है, और नेक्स्ट जेएस में 0 मतलब आधे से 1.5 सेकंड, अगर अच्छा आपके पास अच्छी मशीन है तो। बाकी ये डिपेंड करती है काफ़ी चीज़ों पे, वैसे मैंने बता दिया। वैसे कंपैरिजन कर लेना भाई, ठीक है, मतलब फास्ट कौन सी है, स्लो कौन सी है, किस में क्या डिपेंड हो गए। अभी हम बात करते हैं चलो वेब पैक के बारे में। तो भाई वेब पैक क्या चीज़ है, तो भाई वेब पैक जो है ना वो एक मॉड्यूल बंडलर है जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं वो सारी लेती है, डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी लेती है, एसेट्स होती है वो सारी लेती है, और उनको जो कन्वर्ट करती है वो एक सिंगल फाइल में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड बंडल, ठीक है। तो ये एक तरीके से मतलब स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम है वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो ये ऑटोमेटिक हैंडल करती है भाई जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, ओके। और JS CSS इमेजेस सबको सपोर्ट करती है ये। इसको इस तरीके से समझ लो कि भाई आपके पास कोई दुकान आपके पास हार्डवेयर की, तो उसमें मतलब छोटे छोटे बंडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, स्मॉल पैकेजेस बोल दो। ये इसमें अगर हम बात करें तो कोड फाइल्स होगी, तो उनको ऑर्गेनाइज करना और कंबाइंस करना एफिशिएंटली, ठीक है, तो वो सब हो गया। शिपमेंट के लिए मतलब भाई आपको कहीं भेजना है ना, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको तैयार कर रहे हो, तो वो उसको हम वेब पैक बोलते हैं, ठीक है। जो इसका की फीचर्स होती है वो क्या होता है, इसका अगर हम दोबारा बात करें, वो मॉड्यूल को बंडलिंग करती है सभी मॉड्यूल्स को, ओके। कोड स्प्लिटिंग ये करती है, ठीक है। एसेट्स को ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे CSS या फिर इमेजेस या फिर जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, मतलब एक फॉर्मेट में ये चेंज करती है ताकि ब्राउजर जो है वो समझ सके। और एफिशिएंट जो ट्रांसफरिंग होती है ना वो सब। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करती है भाई ये, ठीक है। किसी ने ऐसे में से कुछ भी केयर रखा हो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म जो है बाबेल। तो बाबेल क्या है, बाबेल एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर बोल सकते हो, जो कि कन्वर्ट क्या करता है, जो कि बाबेल जो है ना वो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं ES6, ठीक है, उसको बैकवर्ड कंपेटेबल वर्जन जैसे ES5 हो गया, जो कि ग्लोबली या फिर लगभग ब्राउजर्स जो भी समझते हैं, ठीक है, तो उस वर्जन में उसको लेके जाना, तो वो सब बाबेल करता है। जैसे लेटेस्ट ES6 जो वर्जन होते हैं ना उनको ओल्डर वर्जन में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ताकि ओल्ड जो ब्राउजर्स है ना उनमें भी ये अपनी जो वेब एप्लीकेशन है वो चल पाए, और जो न्यू जावास्क्रिप्ट फीचर है वो भी उनमें यूज कर सके हम लोग, ठीक है। तो वाइडली अंडरस्टूड जो लैंग्वेज है ना हमारी वो ES5 है, तो ये ES6 को ES5 में ऐसा कुछ बोल सकते हो थोड़ी मोड़ी, तो वो सब कन्वर्ट करता है ताकि काफी सब लोग इसको इसके जो कोड है वो समझ सके। अब बात करते हैं भाई हम लोग ES लिंटिंग के बारे में। तो भाई ES लिंटिंग जो है ना हमारा वो एक जो कोड होता है ना हमारा उसको एनालिसिस करता है, मतलब उसको एनालाइज करता रहता है ये, तो वो एक टूल है ये ES लिंटिंग, ठीक है। जैसे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसमें ढूंढता रहता है जावास्क्रिप्ट की, जैसे कोड क्वालिटी होगी या फिर कुछ छोटी मोटी एरर्स, या फिर जो आपको मतलब बोलता है कि भाई ऐसे यूज़ करो, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स में आपको इसको यूज़ करो। और थोड़ा कोड स्टाइल को मेंटेन करता है ये, कस्टमाइज जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन या फिर रूल है उनको थोड़ा कस्टमाइज करता है ये, ओके। एक तरीके से बोल सकते हो कि ये कोडिंग में ना ये ग्रामर चेकर बोल सकते हो कोडिंग के मामले में, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपकी ग्रामर होती है ना वैसे कोडिंग में आपकी ES लिंटिंग होती है, ओके। तो
स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी या फिर बेटर थोड़ी, अगर आप कुछ राइटिंग स्टाइल्स कर रहे हो कोड की वो थोड़ी और कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है, ये सब करता है ये। उसके बाद आगे हमारा वेब पैक डेवलपमेंट सर्वर, ये ओके। तो वेब पैक जो डेवलपमेंट सर्वर है ना, जैसे आप लोकली अगर आप यूज़ कर रहे हो रिएक्ट ऐप को, तो आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मतलब लोकल सर्वर क्रिएट करता है डेवलपमेंट के लिए, ओके। तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है ब्राउज़र को, अगर कोड चेंज हुआ है ना। तो अगर आपका जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता आपके जो ब्राउज़र में, आप आगे जाके देखोगे, अगर किसी ने यूज़ किया होगा तो उसको पता भी होगा। तो जो ऑटोमेटिक रिलोड होता है वो वेब पैक डेवलपमेंट सर्वर जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से होता है वो। तो ये मतलब HMR को भी सपोर्ट करता है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट को, और ये जो वेब पैक का जो बंडल होता है ना हमारा उसको सर्व करता है ये, ठीक है। सब कुछ ये करता है, मतलब जो डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो सब कुछ सेटअप करता है ये। इसको एक तरीके से मतलब कि भाई एक पर्सनल असिस्टेंट है जो कि हमारे लिए वर्क स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। जो चेंजेस जो है ना उनको इमीडिएटली ये रिफ्लेक्ट करता है और सब कुछ ऑर्गेनाइज और अपडेटेड करके रखता है ये, ठीक है। ओके तो भाई अब हम बात करते हैं हमारा npm और npx क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें npm की, तो npm की जो फुल फॉर्म है भाई वो नोड पैकेज मैनेजर ये होती है हमारी। और ठीक है, ये एक हमारा टूल है जो कि हेल्प करता है इंस्टॉल, मैनेज और शेयर जावास्क्रिप्ट पैकेजेस और लाइब्रेरीज, ठीक है। तो इसमें हम भाई ये मतलब जब आपको नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो उसके साथ ये प्री बिल्ट है, मतलब उसके नोड जेएस अगर आप इंस्टॉल करोगे ना अपने मशीन में तो उसमें npm का पैकेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, साथ में इंस्टॉल हो जाता है ये। तो ये किसके काम आता है भाई, अगर आपको पैकेजेज इंस्टॉल या फिर कुछ लाइब्रेरीज अगर आपको इंस्टॉल, मैनेज या फिर जो भी ना शेयर करने हो तो उसमें ये npm हमारा काम आता है। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हो कि आपका पैकेज मैनेजर है ये, ठीक है। आपके जितनी पैकेजेज है ना उनको मैनेज करता है ये और इंस्टॉल करने के भी काम आता है। तो अभी जैसे मैं ये बात करूँ नॉर्मल npm इंस्टॉल पैकेज, तो भाई ये इस पैकेज को कहाँ इंस्टॉल करेगा, इस पैकेज को ये ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकता है और आपकी लोकल प्रोजेक्ट में भी लोकल जो फाइल है ना, लोकल जो फोल्डर होता है उसमें भी इंस्टॉल कर सकता है, और आपके जो कम पीसी है या लैपटॉप है उसमें ये ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। और जो ये npm जो रन स्क्रिप्ट होती है ना हमारी, ये एक हमारी फाइल होती है जिसमें हम मतलब स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जो हमारी कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट्स होती है ना हमारी, जैसे कुछ भी मतलब जैसे हमको रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं चलानी है, ठीक है। तो npm रन डेओ ऐसे करके अपना आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। तो वो हम कस्टमाइज करके लिखते हैं, हमारी पैकेज .json फाइल में होती है, तो वहाँ पे हम ऐसे रन कर सकते हैं npm रन स्क्रिप्ट, npm इंस्टॉल पैकेज, समझ में आ गया। तो अब देखो इंटरनली काम कैसे होता है यहाँ पे। तो जैसे आपने कुछ इंस्टॉल किया होगा अपने Node.js, तो वहाँ पे आपने क्या होगा, जैसे नॉर्मली अगर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करते डी या फिर तो सी में इंस्टॉल होते हैं, तो ये यूजर नेम, तो वहाँ पे आपको .npm बना होगा, ठीक है। एक फोल्डर आपको आप इस लोकेशन में जाके देखिए, उसमें आपको बना मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो देखो जब हम कमांड चलाते हैं ना जब हम कमांड चलाते हैं npm इंस्टॉल पैकेज, तो सबसे पहले जो npm है ना वो चेक करता है हमारी लोकल कैच को, ठीक है। और लोकल कैच अगर आप देखोगे यहाँ पे .npm में यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये चेक करता है, अगर वहाँ पे जो हमारा ये जो मॉड्यूल है ना, अगर ये नहीं है, हमारा जो पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो अगर ये उसमें पा जाता है ना तो ये वहीं से डायरेक्टली यूज़ कर लेता है npm, ठीक है। ये मतलब ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड नहीं करता ये, अगर वहीं पे मिल गया तो, अगर नहीं मिला ना तो ये फिर npm की एक रजिस्ट्री जो होती है ना हमारी npm रजिस्ट्री ऑफिशियल साइट, वहाँ से ये डाउनलोड करके लाता है ये साइट है हमारी, ठीक है, https://registry.npmjs.org, ओके। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गया ये, तो यहाँ पे ये क्या डाउनलोड करके लाता है, यहाँ पे ये डाउनलोड करके लाता है .tar और .gz जो ना ये थोड़ी कंप्रेस करते हैं ना हम, कंप्रेस थोड़ा साइज रिड्यूस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ये फाइल से डाउनलोड करके लाता है ये, और फिर उनको एक्सट्रैक्ट करता है ये, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो फोल्डर है ना नोड मॉड्यूल्स रिएक्ट एप्लीकेशन में, उनमें ये डाल देता है, ठीक है। ऐसे काम करता है ये मतलब जैसे डाउनलोड करने में ये मतलब क्या क्या डाउनलोड करके लाया, ये डाउनलोड करके लाता है, एक तो मेटा डेटा डाउनलोड करके लाता है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करेगा वर्जन, जैसे अगर हमने सीधा लिख दिया ना npm इंस्टॉल रिएक्ट, तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके लाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो अगर कुछ वर्जन अगर हमने नहीं बताया ना, जैसे ये हमने यहाँ पे वर्जन बताया हुआ है, ठीक है 18, और अगर यहाँ पे हमने वर्जन नहीं बताया तो ये लेटेस्ट जो वर्जन होता है ना हमारा, जो वही डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर देता है हमारा, ठीक है। अगर हम वर्जन बता देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीमेंटिक वर्जनिंग, तो ये सिर्फ इसी वर्जन का के जो पैकेजेस होते हैं वही इंस्टॉल करेगा ये, ओके। और ये सब जो वर्जन्स होते हैं ना हमारे, ये सब लॉक हो जाते हैं फिर पैकेज lock.json फाइल में, ओके। ताकि फिर मतलब जो बाकी डेवलपर्स अगर आप कोड शेयर कर रहे हो ना, तो आप ये वाली फाइल जो होती है ना, ये
या फिर ये मस्ट होती है, आपको ये वाली फाइल शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे npm इंस्टॉल करेंगे ना तो वो फिर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएंगे, उनको पता नहीं होगा कौन सा वर्जन है, npm को पता नहीं होगा ना कौन सा वर्जन अब इंस्टॉल करना है। तो फिर वर्जनिंग, अगर वर्जन अलग अलग हो गए तो फिर आपकी एप्लीकेशन काम, वो लोग बाकी डेवलपर्स काम नहीं कर पाएंगे ना अच्छे से। तो ये वाली फाइल आपको मस्ट होती है भाई शेयर करनी, इसी में आपको सारे वर्जन होते हैं, तो npm ये चेक करता रहता है, ठीक है। तो ये फिर वही वर्जन इंस्टॉल करता है। और जितने भी जो पैकेज होते हैं ना, हमने जैसे npm इंस्टॉल किया पैकेज, तो इसकी भी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सब भी इंस्टॉल करता है, ये डिपेंडेंसी ट्रीज, ठीक है। उन सबको भी फिर ये इसमें जो होता है ना ये पैकेज डेस्टोन, पैकेज लॉग डॉट जेसोन, इनमें सब वो रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है। डिपेंडेंसीज को भी लोग रिकॉर्ड करता है, ये पैकेज को तो करता ही है और उनकी डिपेंडेंसीज को भी। तो भाई जो मेटा डेटा ये साथ में लेके आता है, ठीक है। मेटा डेटा में क्या क्या आता है, जो वर्जन होता है वो, ठीक है, डिपेंडेंसीज उस पैकेज के क्या क्या हैं, ठीक है, और जो यूआरएल्स जो डाउनलोड यूआरएल्स है ना हमारी, जैसे ये यूआरएल्स, तो ये सब, ठीक है। तो जब भाई एक बार वर्जन तय हो जाता है ना हमारा, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये डाउनलोड करता है .tar, ओके। तो ये इस फॉर्मेट में ये डाउनलोड करके लेके आता है, एक कॉम्प्रेस्ड जो आर्काइव होती है हमारी जिप फोल्डर वो होता है। तो अगर आप लोग इस यूआरएल पे जाओगे ना, जैसे इस पे, तो आपकी एक फाइल डाउनलोड होगी जिप फाइल, तो ऐसे डाउनलोड होकर हमारी आती है और ये फिर एक्सट्रैक्ट करता है उनको, ओके। तो ये फिर उनको एक्सट्रैक्ट करता है नोड मॉड्यूल्स में, फिर उनको डाल देता है भाई, इतना सही है। और फिर जैसे जो पैकेज डॉट जेसोन फाइल होती है ना आपकी, तो पहले ये चेक करता है कि पहले से है क्या, और फिर डिपेंडेंसी रेज, ठीक है, तो हर एक डिपेंडेंसी के लिए ये चेक करेगा, और फिर ये ओके। तो भाई पैकेज डाउनलोड हो गया, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स में डाल दिया, ये जो हमारी जो पैकेज डॉट जेसोन जो फाइल होती है उसमें भी देख लिया, ठीक है। अब बात आती है हमारी डिपेंडेंसीज की, तो ये हर डिपेंडेंसी के लिए चेक करता है, ठीक है, क्योंकि एक डिपेंडेंसी बाकी पैकेजेस में भी तो हो सकती है ना, तो क्या उसने पहले से इंस्टॉल कर रखी है वो डिपेंडेंसी, तो वो सभी चेक करता है वो हर डिपेंडेंसी के लिए, और फिर वो पैकेज डॉट जेसोन में ऐड कर देता है। और एक बात भाई, जो npm होता है ना, ये परमानेंट डाउनलोड करता है, ये परमानेंट स्टोर करके रखता है, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स में, ताकि हम बाद में भी यूज कर पाए, ओके। तो ये हमारा जो है ना, ये एक परमानेंट स्टोरेज बोल सकते हो आप लोग। बाकी अगर हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया ना, तो हमको फिर वापस से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो ये वहीं से हमारी जो लोकल मशीन होती है ना, वहीं से हम ये इसको चला सकते हैं, ओके। नहीं तो भाई इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करके ला रहे हो तो ऑब्वियसली, ओके। और भाई आपने जैसे कोई पैकेज यूज कर लिया, ठीक है, तो मान लो 1 साल के बाद अगर आप ये कमांड चला रहे हो ना, npm इंस्टॉल पैकेज सेम पैकेज, तो वो 1 साल पुराने वाला ही वर्जन इंस्टॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको आपकी लोकल मशीन में वो देख लेगा, तो आपको उसको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो ना फिर ऑनलाइन npm रजिस्ट्री में नहीं जाएगा, वो आपकी लोकल मशीन में ही, आपके जो पीसी में ना उसको स्टोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे .npm में आगे फाइल होती है .catch करके, ठीक है, लोकल कैच, उसमें वो स्टोर्ड है, तो वहीं से ले आएगा। अगर आप जब तक ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, जैसे npm अपडेट करोगे ना, तो फिर वो अपडेट करेगा आपके लोकल कैश में, या फिर npm इंस्टॉल @latest, ठीक है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो फिर ये चेक करेगा। हम बात करेंगे npx के बारे में। तो जो npx होता है वो हमारा नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है, मतलब ये लगभग सेम ही, इन दोनों का सब लगभग सेम ही काम होता है, मतलब ठीक है, एग्जीक्यूट करना। लेकिन जो npm है वो उसने परमानेंट स्टोर किया था ना, जैसे 1 साल के बाद अगर आप npm इंस्टॉल करोगे तो वो सेम पैकेज वो ऑनलाइन नहीं देखेगा वो, ठीक है, वो इंस्टॉल कर देगा। लेकिन जो npx अगर आप करके कुछ कमांड चला रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सेम डायरेक्टरी npm रजिस्ट्री में जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ से वो इंस्टॉल करेगा। कहाँ पे इंस्टॉल करता है, ये आपकी जो लोकल टेम्परेरी जो कैश होती है, जैसे ऐप डेटा लोकल टेम्प, ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉल करता है ये जनरली। और सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे आपने कुछ कमांड चलाई npx create react app, तो सबसे पहले ये देखेगा नोड मॉड्यूल्स में लोकल प्रोजेक्ट होता है, अगर वो नहीं मिला तो ये फिर ग्लोबली देखता है, ठीक है, जो npx होता है वो ग्लोबली देखता है और हमारे सिस्टम में, अगर उस वहाँ पे भी इसको नहीं मिला तो फिर ये npm रजिस्ट्री में से डाउनलोड करता है, ठीक है, वहाँ से फेच करता है ये। और सेम .tar.gz टेम्परेरी कैश फोल्डर में ये इंस्टॉल करके लाता है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट जो करता है ना, एक्सट्रैक्ट भी तो करना होता है, फिर ये एक्सट्रैक्ट करता है टेम्परेरी कैच में ही एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ पे हमारी जो भी स्क्रिप्ट होती है हमारी create react app.js जो करके, ठीक है। और फिर जो उसकी जो डिपेंडेंसीज होती है एग्जीक्यूशन के लिए, फिर वो उन सबको भी देखता है, ठीक है। फिर आती है हमारी एग्जीक्यूशन स्टेज। तो npx क्या करता है, फिर ये जो एक्सट्रैक्टेड जो फाइल्स होती है ना हमारी, जो टेम्परेरी कैच में है, उनको डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे एग्जीक्यूट करके इसने क्या किया, फिर जो हमारा माई ऐप जो हमने लिखा था ना, वो फोल्डर उसने बनाया होगा, ठीक है, तो वो फोल्डर वो वहाँ पे बना देता है। और उसमें
सब कुछ कर देता है, मतलब नोड मॉड्यूल्स में सारी डिपेंडेंसी डाल देगा, इंस्टॉल कर देगा। ओके, जो हमारी ऐप माई ऐप डायरेक्टरी में जो भी बना था, तो मतलब एक तरीके से न्यू ऐप ये सेट करता है। फिर आती भाई हमारी क्लीनिंग स्टेज, क्योंकि ये टेम्प्रेरी कैच में ये सब कर रहा था, तो क्लीनिंग ऐस में क्या हुआ, npx है ना जो डिलीट कर देता है जो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स होती है हमारी। ओके, इसमें एक्सट्रैक्टेड फाइल्स क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट जेएस जो स्क्रिप्ट थी हमारी, तो उसको फिर ये डिलीट कर देगा। और लेकिन जो एक्चुअल फोल्डर था ना जो हमारा माई ऐप, वो ये डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मतलब इनका एक प्रोसेस होती है, तो वो सब ये डिलीट नहीं करता है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स जो हमारी टेम्प्रेरी कैश में होती है ना, सिर्फ उन्हीं को डिलीट करता है ये। तो npx ना हमारा, इसके भी कुछ फायदे हैं भाई, npm के भी कुछ फायदे हैं। ओके, देखो कब हमको क्या यूज करना चाहिए, npm या npx। देखो अगर हम CLI टूल या फिर और स्क्रिप्ट अगर हमको टेम्परेरी चलानी है तो हम npx यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ना ये ग्लोबली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सेम टाइम भी स्पेस करता है, और हमारा ये स्पेस जो होता है ना हमारा, उसको भी सेव करता है, ठीक है। और अगर हमको कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि हमको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं हमारे लोकल लैपटॉप में, ठीक है, तो भाई उसको बार बार यूज करने की बजाय हम उसको परमानेंट इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर हम उसका npm इंस्टॉल करके यूज कर लेंगे। तो क्योंकि npm इंस्टॉल फिर हमारी लोकल मशीन से ही वो पैकेज यूज कर लेगा, ठीक है। या तो हम इसको लोकली भी कर सकते हैं और ग्लोबली भी कर सकते हैं। और अगर हमको लेटेस्ट वर्जन चाहिए भाई, क्योंकि npm इंस्टॉल अगर हम करते हैं ना, तो ये लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, ये अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो npx अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही हमको मिलेगा। और अगर हमको डिपेंडेंसीज मैनेज करनी है, ठीक है, सब कुछ, तो भाई हम npm यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैनेज करता है काफ़ी अच्छे। ओके, उसके बाद इंस्टॉलेशन या फिर वर्जनिंग ऑफ पैकेजेज ये सब का देखता है ये npm, ठीक है। तो भाई देखो पैकेज भी तो देखने पड़ते हैं ना। अभी अगर आप यूज कर रहे हो, आपने 5 महीने अगर आप एक ऐप पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब वर्जन तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंडेंसीज भी है उनमें। ओके, काफ़ी एरर आती है, वह समझ में नहीं आता, ऐसी एरर आ जाती है, ठीक है। चलाया मतलब टर्मिनल चलाई और पता चला कि भाई मतलब दो हाथ की बस एरर ही दिख रही है टर्मिनल में, कुछ भी नहीं दिख रहा, और ठीक है, तो वैसे ही है। तो वर्जनिंग और इंस्टॉलेशन जो है ना, उनको संभाल के उनको और मैनेज भी तो करना पड़ता है ना, तो npm वो करता है, ठीक है। जो हमारी फाइल्स होती हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज जेसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। तो भाई npm जो है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, अगर कोई पैकेज लोकली या ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। अगर आपके लैपटॉप में तब इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी जो कमांड है वो फेल हो जाएगी, और ऑफलाइन भी अगर ये एग्जीक्यूट कर देगा, समझ रहे हो, अगर प्रीवियसली डाउनलोड है आपके पास पैकेज, और या फिर जो लोकल गैस होती है उसमें पड़ा हुआ है तो। ओके, तो भाई अब एक क्वेश्चन आता है, मतलब बेसिक सा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे हमने आज जैसे हमने npm इंस्टॉल करके कोड से पैकेज इंस्टॉल किया, और 1 साल के बाद अगर हम यूज़ कर रहे हैं npx, तो भाई हमारे को क्या कौन सा वर्जन मिलेगा, क्योंकि npm ने तो इंस्टॉल किया होगा वो लोकली, अगर हमने मैनुअली डिलीट ना किया हो तो वो स्टोर्ड होगा उसमें। तो अब कौन सा वर्जन है जो हमारा इंस्टॉल होगा, तो भाई npx जो है ना वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करता है, ठीक है। तो वो npm रजिस्ट्री में जाएगा और वहाँ से लेटेस्ट वर्जन उठा के लेके आएगा। अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया वर्जन, ठीक है, कमांड में, अगर हमने कमांड में स्पेसिफाई वर्जन अगर स्पेसिफाई किया है, तो फिर वो लोकल कैश में जाएगा और वहाँ पे देखेगा, अगर वो वाला वर्जन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो फिर npm रजिस्ट्री में नहीं जाएगा, वहीं से यूज़ करके और यूज़ कर लेगा, वहीं से एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है। और अगर वो वर्जन वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो फिर npm रजिस्ट्री में जाके इंस्टॉल करेगा। तो ऐसे काम होता है भाई। लेकिन अगर npm इंस्टॉल अगर हम दोबारा कर रहे हैं ना, तो वो फिर वही वर्जन यूज़ करेगा लोकल कैश वाला, ठीक है, वो फिर नया वर्जन यूज, जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी भाई, ये याद रखना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाई। अब मेरे ख्याल से सबको कुछ क्लियर हो भी गया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से हम सीख रहे हैं। कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी भाई जो कि अगर आपने पहले नहीं सुनी हो और मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में ना आई होगी। ओके, तो चलो कोडिंग वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा और डिटेल डिफ्रेंशिएशन दिखा देता हूँ दोनों में, एक टेबल की फॉर्म में। तो npx में जो है ना वो पैकेज डाउनलोड होते हैं, वो टेम्परेरी कैश फोल्डर में होते हैं, और ये जबकि लोकल और ग्लोबली कैश में ये इंस्टॉल करता है, ठीक है। और फिर नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल कर देता है ये। और पैकेज जो एक्सट्रैक्शन होती है वो टेम्परेरी कैश में होती है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में होती है। ओके, और एग्जीक्यूशन होती है वो ये टेम्परेरी कैश से ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है ये। और इसमें हमको मैनुअल एग्जीक्यूशन चाहिए आफ्टर इंस्टॉलेशन, और टेम्परेरी कैश ये डिलीट कर देता है, ठीक है। और जबकि इसमें स्टोर रहती है, मतलब जब तक हमने अगर जैसे हमने ये करते हैं ना npm अनइंस्टॉल फिर पैकेज का नेम, अगर हमने वो वाली कमांड नहीं चलाई हो तब तक वो जो हमारा पैकेज है वो रहता है हमारे पीसी में।
और या फिर आपने अगर नोड मॉड्यूल अगर आपने नोड जेएसई पूरी अगर आपने अनइंस्टॉल कर दी हो तो भाई सारे पैकेज डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा परमानेंट इंस्टॉलेशन। इसमें नहीं होता जब अगर हमने एक्सप्लिसिटली अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो इसकी जो आउटपुट फाइल्स होती है हमारी जो npx create react app उसमें माई ऐप जो फोल्डर होता है वो होता है। इसमें जो जितने भी पैकेज और डिपेंडेंसीज होती है ना वो सब नोड मॉड्यूल्स और पैकेज और जेसॉन में अपडेट हो जाती हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अब इतना ही है। अब थोड़ा आगे जाके हम कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से।